नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला अंश। कार्य योजना नंबर 1। कुछ सेकंड तक गौर करें कि आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। इस पर आप अच्छा संदेश पहुंचा रहे हैं या बुरा। यदि आपकी शख्सियत लोगों तक गलत संदेश पहुंचा रही हो तो उस संदेश को बदलने के लिए ठोस प्रयास करें। अच्छाई की तलाश करें तो आप उसे जरूर पा लेंगे। नंबर 2। अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने की राह में रुकावट बनने वाले कारणों की नीचे दी हुई लिस्ट पर गौर करें। अगर आपको खुद में इनमें से कोई लक्षण मौजूद मिलता है तो उसे दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दें। पहला पॉइंट है स्वार्थी रवैया। दूसरा, तहजीब की कमी। तीसरा, लापरवाही भरा व्यवहार। चौथा, वचन ना निभाना। 5वां, रूखा व्यवहार। 6, निष्ठा और ईमानदारी की कमी। 7वां, आत्म केंद्रित होना। 8वां, अक्खड़पना। 9वां, अहंकार। अगला अध्याय 8 है अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। फ्रेडरिक नीत्जे। अच्छी शख्सियत बनाने के तरीके। पहला कदम, जिम्मेदारी स्वीकार करें। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली जाती हैं जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। एल्बर्ट हब्बर्ड। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है और यह उसकी समझदारी और परिपक्वता को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमारे नज़रिए और उस माहौल की छवि होती है जिसमें हम काम करते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत श्रेय ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उनसे उसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसीलिए आपका मकसद जिम्मेदार व्यवहार का विकास होना चाहिए। इल्जाम लगाने का खेल बंद करें। यह कहना छोड़ दें कि हर कोई ऐसा करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वे लोग माँ बाप, गुरु, वंश, ऊपर वाले, भाग्य या ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। जिम्मेदार व्यवहार का विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी में एक हद तक आज्ञा पालन की भावना न हो तो उसे इस तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया जा सकता। जॉनी बोला, मम्मी 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 जिम्मी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। माँ ने पूछा, उसने ऐसा कैसे किया? जॉनी ने उत्तर दिया, जब मैंने उस पर पत्थर फेंका तो वह झुक गया। जो लोग बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं वे अक्सर अपने अधिकारों को भी खो बैठते हैं। जिम्मेदारी के दायरे में सोच विचार कर काम करना भी शामिल है। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है। जरा सोचकर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारियां औरों के कंधे पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी। पुरानी भारतीय मान्यता हमें यह सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति है, दूसरी परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति। उस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका क्रम उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और आज़ादी हाथ में हाथ डाले चलती है। एक अच्छे नागरिक की यह पहचान है कि वह अपना बोझ खुद उठाने को तैयार रहे। महानता की कीमत जिम्मेदारी है। विंस्टन चर्चिल। समाजों की बर्बादी चोर उचक्कों की करतूतों से उतनी नहीं होती जितनी कि अच्छे लोगों के निकम्मेपन से होती है। कैसा विरोधाभास है। अगर अच्छे लोग निकम्मे बनकर बर्बादी सहते हैं तो वे अच्छे कैसे हो सकते हैं? सवाल यह है कि क्या वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? बुराई के जड़ जमाने के लिए इतना काफ़ी है कि अच्छे लोग कुछ न करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी। एडमंड बर्ग। दूसरा कदम, औरों की परवाह। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा, 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा, 65 सेंट्स की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़का अपना आइसक्रीम खाया, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो कुछ देखा
वह बात उसके मन को छू गई। वहाँ 10 सेंट्स टिप के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई। उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए इस छोटे बच्चे की तरह सोचें तो ये दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों को ख्याल करें और नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना यह दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। तीसरा कदम, सबकी जीत के बारे में सोचें। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में। उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूँ। सेंट पीटर पहले उसे नर्क में ले गए। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह के खाने की चीजें रखी थी। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहाँ कोई भी हंसी खुशी नहीं थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थीं, जिनसे वे मेज के नीचे पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहाँ भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी, जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरी तरफ से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जिसका नतीजा था खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। चौथा कदम, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का सही चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जानें कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह जानना भी है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। शब्दों से हमारा नजरिया झलकता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती जितनी कि गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोलें, ना कि बोल के सोचें। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फ़र्क है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज़्यादा। एक बेवकूफ़ बिन सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझकर कहता है। कड़वाहट भरे शब्द भरपाई न किए जा सकने वाला नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि माँ बाप द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उनके भविष्य को शक्ल देता है। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उससे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ, सभी पंख थैले में भर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैला लेकर लौटा तो पादरी ने कहा, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने बात तो आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए शब्दों के चुनाव में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। 5वां कदम, आलोचना और शिकायत ना करें। जब मैं आलोचना की बात करता हूँ तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। हम आलोचना क्यों ना करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैक सीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, या हम सही आलोचना कर सकते हैं? सही आलोचना, रचनात्मक आलोचना कैसे दी जा सकती है? नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना कीजिए। आलोचना करते समय हल पेश करना भी जरूरी है। व्यवहार की आलोचना करें, न कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का हक मिलता है। अगर आलोचना करने में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा है तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन उसे आलोचना करने में मजा आने लगे तो आलोचना रोक देनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करने वाली आलोचना के बारे में सुझाव। कोच बने।
सहायता करने की भावना से आलोचना करें। कोच अपने खिलाड़ियों की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। अगर हम किसी को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं तो उससे संबंधित व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। हमारा नजरिया सुधारने वाला होना चाहिए, ना कि सजा देने वाला। तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय आलोचना सीधे शब्दों में करें। घुमा फिरा कर बात करना तकलीफ देता है। पहले असलियत को जानें। बिना सोचे समझे हमें अपनी राय रखने का हक तो है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर राय बनाने का हक नहीं है। आलोचना करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। शांत और दृढ़ रहें। आलोचना समझाने के लिए करें, ना कि डराने धमकाने के लिए। तीखा स्वभाव ना अपनाएं, क्योंकि यह नाराजगी का निर्माण करता है। आलोचना सही तरीके से की जाए तो इसे बार बार दोहराने की जरूरत कम ही पड़ती है। आलोचना हमेशा अकेले में करें, सबके सामने नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लग सकता है। दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दें। उसे गलतियां सुधारने के फायदे बताएं और गलतियां न सुधारने के नुकसान भी बताएं। किसी को उसके दोष बताने के बजाय उसे खुद अपने को सुधारने वाले सुझाव देने के लिए कहें। काम पर उंगली उठाएं, इरादों पर नहीं। अगर इरादों पर ही संदेह हो तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर होगा। काम की आलोचना करें, ना कि काम करने वाले की। आलोचना करते समय निजी नाराजगी जाहिर ना करें। आलोचना दायरे में ही सीमित रखें, इसे जरूरत से ज्यादा ना करें। आलोचना दवा देने की तरह है। दवा सही मात्रा में देना या लेना ही ठीक है। ज्यादा देने से नुकसान होगा और कम का असर नहीं होगा। उसी तरह आलोचना भी दायरे में होनी चाहिए। सही ढंग से किए जाने पर यह बहुत फायदेमंद हो सकती है। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो उसे शाबाशी दें। अपनी बात सकारात्मक रुख और प्रशंसा के साथ खत्म करें। आलोचना स्वीकार करना। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती हो। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फायदेमंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आम लोग जीतने वालों को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते तो उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता, तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है। हम ना तो कुछ करें, न कहें और न ही अपने पास कुछ रखें, लेकिन इस तरह हम आखिर में एक नकारा इंसान बन जाएंगे। गलत आलोचना इन दो वजहों से की जाती है। पहला पॉइंट है अज्ञानता। जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है जलन। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है कि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहां ना हो सकने की वजह से वह तारीफ की जगह आपकी आलोचना करता है। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। एक और तरह के लोग भी होते हैं। इस वर्ग के लोग दूसरों की मदद करने के लिए तब तक तैयार रहते हैं जब तक कि वे खुद अपनी मदद करने लायक नहीं बन जाते। पर जैसे ही दूसरे लोग अपनी मदद खुद करने लायक बन जाते हैं, उनके पहले के मददगार ही उनकी जिंदगी को तकलीफ दे और मुश्किल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसा होता ही है, पर कामयाबी हासिल करने के लिए हमें इन हालातों के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मददगार से दुश्मन बन जाने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव की बजाय जलन होती है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने की काबिलियत न होना कमजोर स्वाभिमान की निशानी है। आलोचना को स्वीकार करने के लिए कुछ सुझाव। इसको सही ढंग से लें। इसे दरियादिली के साथ स्वीकार करें, ना कि मनमुटाव के साथ। इसको खुले दिमाग से आंकें। अगर वह सही लगती हो तो उसे कबूल करें, उससे सीखें और उस पर अमल करें। बचाव की कोशिश मत करें। रचनात्मक आलोचना को तत्काल खुले मन से स्वीकार करें। क्यों? इसलिए कि ऐसा करके हम अपने आलोचक का मुंह बंद कर देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह झुंझला जाएगा और आइंदा हमारी रचनात्मक आलोचना नहीं करेगा। अगर हम इस तरीके को एक चाल के रूप में अपनाते हैं तो हमें उसका फायदा केवल एक बार मिलेगा
पर ईमानदारी से अपनाने पर उसका लाभ बार बार मिलेगा। उस इंसान के शुक्रगुजार हों जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वह हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनता है, न कि खराब। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे सही आलोचना स्वीकार करने के बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। शिकायतें। कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है, उनके लिए हर दिन खराब है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो भी वे शिकायत करते हैं। शिकायतें करना अच्छा क्यों नहीं है? 50% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमको कोई समस्या है, और 50% लोग इसलिए खुश होते हैं कि हमको कोई समस्या है। फिर शिकायत करने से फ़ायदा क्या है? इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। यह शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। क्या इसका यह मतलब हुआ कि हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए या दूसरों को शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए? हरगिज नहीं। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इसे भी सही ढंग से किया जाए तो शिकायत काफ़ी उपयोगी हो सकती है। रचनात्मक ढंग से की गई शिकायत यह दिखाती है कि शिकायत करने वाला परवाह करता है। जिससे शिकायत होती है उसे सुधार का दूसरा मौका मिलता है। छठा कदम, मुस्कुराएं और दयालु बने। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत कुछ रचती है। यह पाने वाले को खुशहाल करती है और देने वाले का कुछ घटता नहीं है। यह क्षणिक होती है, लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह सकती है। इतना कोई अमीर नहीं है कि इसके बगैर काम चला ले, और इतना कोई गरीब नहीं है कि इसके फायदे को ना पा सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुओं के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी, उदास के लिए सुनहरी धूप, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा। तब भी न तो यह भीख में, न खरीदने से, न उधार मांगने से, और न चुराने से मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो तब तक किसी काम की नहीं जब तक आप इसे किसी को दे न दें। दिन भर की भागदौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं कि इतने थके हों कि मुस्कुरा ना सकें, तो इन्हें अपनी ही मुस्कान दीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि उसे जो खुद किसी को अपनी मुस्कान ना दे सके। खुशमिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है कि मुस्कान असली हो। त्योरियां चढ़ाने में मुस्कुराने से ज़्यादा मांसपेशियां खिंचती हैं, इसलिए त्योरियां चढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े की। हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। सातवां कदम, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार हैं। वे समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षक बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी ही बार होता है कि हम फ़ोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बात हमारे मन में यह आती है कि उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई या उन्होंने मेरी परवाह न की। यह नकारात्मक सोच है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर न मिला हो, उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें न मिला हो, उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही न हो। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेह का लाभ दे दें और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं थी और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। 8वां कदम, अच्छे श्रोता बने। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे कि बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफ़ी मुश्किल है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफ़ी मूल्यवान होता है। खुद से ये सवाल करें, हमको कैसा लगता है कि जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने लेकिन वे सुनने से ज़्यादा बोलें, हमारी पहली बात पर ही वे असहमति प्रकट करें, वे हमको हर कदम पर टोकें, वे बेसब्री दिखाएं और हमारे हर वाक्य को खुद पूरा करें। वे शरीर से तो मौजूद हों लेकिन उनका दिमाग कहीं और हो। वे सुने लेकिन समझे नहीं।
हमको हर बात 3 बार दोहरानी पड़े क्योंकि वे हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। वे ऐसे नतीजों पर पहुंचे जिनका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। वे ऐसे सवाल पूछें जिनका बातचीत के मुद्दों से कोई रिश्ता नहीं है। वे बेचैन लग रहे हों और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वे हमारी बातों पर ना तो ध्यान दे रहे हों और ना उन्हें सुन रहे हों। ये सभी बातें इस बात को दिखाती हैं कि उस इंसान को हम में या बातचीत के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसमें शिष्टाचार का अभाव है। क्या खुद को अनसुना महसूस करने पर हमारे मन में पैदा होने वाले भाव को नीचे लिखी ये बातें दर्शाती हैं? तिरस्कृत, अस्वीकृत, निराश, मायूस, नीचा महसूस करना, परेशान, बेवकूफ, अनुपयोगी, महत्वहीन, व्याकुल, छोटा, प्रेरणाहीन, उपेक्षित, हताश। अब इसका दूसरा पहलू देखें। हमको कैसा महसूस होता है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और वह बातचीत का माहौल आरामदेह बनाता है, सारा ध्यान हमारी तरफ लगाता है, जरूरी और विषय से जुड़े सवाल पूछता है, हमारी बात के मुद्दों में दिलचस्पी लेता है। अपनी बात ध्यानपूर्वक सुने जाने पर हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आगे लिखा है। महत्वपूर्ण, अच्छा, खुश, प्रसन्न, संतुष्ट, प्रशंसित, उपयोगी, प्रेरित, उत्साहित, ख्याल रखा गया। किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनने में ये रुकावटें आती हैं, बाहरी रुकावटें और अंदरूनी रुकावटें। भौतिक बाधाएं, किसी और बात के ध्यान में लीन होना या सोच का भटकना, शोर, मन में पहले से बैठी धारणा और राय, थकान, बोलने वाले और उसकी बात में दिलचस्पी न होना। कुछ बौद्धिक रुकावटें भी हो सकती हैं, जैसे कि भाषा की समझने की आदि। दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए खुद एक अच्छा श्रोता बने। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। हम जब दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाला नजरिया दिखलाते हैं तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वह महत्वपूर्ण महसूस करता है तो क्या होता है, उसका हौसला बढ़ जाता है और वह हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार होता है। खुले दिलवाना होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान वाला भी होना। डेविड ऑसबर्गर। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए दूसरे को बोलने के लिए उत्साहित करें, सवाल पूछें, यह हमारी दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता के बोलते समय रुकावट ना डालें, विषय न बदलें, सम्मान और समझ का भाव दिखाएं। ध्यान से सुनें, इधर उधर ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखे देखें। खुले विचारों वाला बने। अपनी पहले से बनी धारणाओं और राय को अपने सुनने में बाधा न बनने दें। संदेश पर ध्यान दें, न कि कहने के सलीके पर। शारीरिक हरकतों की भाषा को पहचानें, जैसे कि चेहरे पर आने वाले भाव, नज़रों की भाषा। हो सकता है कि अभिव्यक्तियां कोई अलग ही संदेश दे रही हों। भावों को समझें, ना कि सिर्फ शब्दों को सुनें। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।